एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दूसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू होने ही वाला है। ऑलमोस्ट 90 ओड मिनट्स बचे हैं। सो उससे पहले हम थोड़ा जल्दी से कल के मैच में, कल के दिन में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। फिर आगे चलते हुए हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि आज के दिन में इंडिया को क्या करना होगा कि वो इस टीम में एडवांटेज हासिल करे, जो कि अभी तक लग रहा है कि ये मैच हैंगिंग इन द बैलेंस है। दोनों ही टीमों में किसी के भी पास अभी एडवांटेज नहीं लग रहा है। इंडिया की बात करें, 310 रन 5 विकेट गंवा के वो बना चुके हैं अभी तक, और थैंक्स टू दिस 6 विकेट पार्टनरशिप बिटवीन शुभमन गिल एंड रविंद्र जडेजा। अगर ये नहीं होती तो एक बार फिर से वही पुराना बुरा सपना आ रहा था, वही एक कोलैप्स नज़र आ रहा था कि फिर से 30 40 50 रन में हम शायद से 6 7 विकेट गंवा देंगे एक बार फिर से। बट उस चीज़ को यही बताया कि ठीक है, वो एक ही बार हुआ है, होना था, वो लास्ट मैच में ऑलरेडी हो चुका था। एक बार नहीं, ट्वाइस इन वन मैच ओनली, जो कि हो चुका। हालांकि हमारा टेल इतना भी बुरा नहीं है यार, बट वही है, कॉन्फिडेंस नहीं आता जब भी आप, स्पेशली जब सेना कंट्रीज में आप खेलते हो। सो उस तरह की परफॉर्मेंस ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती है। सर्वाइव करती है हमारी टेल। बट पिछले मैच में जो हुआ, ऑलमोस्ट हमने 13 विकेट 71 रन पे गंवाए, तो उस वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। बट ये सब बातें तो बेकार की है। बात करनी चाहिए हमें शुभमन गिल की इस सेंचुरी के बारे में। 114 रन बना के अभी भी नॉट आउट है हमारे कैप्टन। और मतलब जो भी आवाज़ें उन पे उठाई जा रही थी ना, सबका बोल के जवाब नहीं दिया उनके बल्ले ने जवाब दिया है उन सारी चीज़ों का, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिया है। और उनको तो जो भी बोल रहे थे कि ये कैप्टन मटेरियल नहीं है, इनकी तो जगह ही अभी तक यहाँ पे प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन पा रही है, तो कैसे वो इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो इन सब के जवाब आपको मिल चुके हैं। 3 पारियां अभी तक हुई है एज ए कैप्टन, और 2 सुपर्ब नॉक हमें देखने को मिली है। और ये तो कहना होगा कि बेस्ट, बाय फार बेस्ट इनिंग ऑफ हिज करियर, अगर सारे ही आप अगर फॉर्मेट्स को मिला लिया जाए। जिस तरह से काम कंपोज नजर आए थ्रू आउट हिज इनिंग्स, वॉक्स के उस 2 स्पेल उनके सामने आए, क्रिस वॉक्स के उन 2 स्पेल्स को जिस तरह से उन्होंने झेला, और वॉक्स ने जिस तरह की गेंदबाजी की है ना कल, क्रिस वॉक्स ने, वो अपने प्राइम में नजर आ रहे थे बिल्कुल। तो उस स्पेल को जिस तरह से खेला, एक अच्छी बैटल चल रही थी दोनों के बीच में। उसके बाद बेन स्टोक्स का भी अच्छा स्पेल आया, और बाकी सभी गेंदबाजों को बिल्कुल इत्मीनान के साथ खेला है उन्होंने, और बताया कि यार वो अब वर्ल्ड क्रिकेट में आने वाली अगली बहुत बड़ी चीज़ है। वो अपने आप में उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया है अभी पिछले 10 12 दिन के ही क्रिकेट में, जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया है। कैप्टनसी पे अभी बात करना इतना सेंसिबल नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम देना चाहिए हमें। चाहे इंडिया ये सीरीज 4-0 5-0 3-0 3-1 कुछ भी हारे, तो आप ये भी याद करके देख लीजिए कि पहले ऐसे कैप्टन्स नहीं आए हैं क्या जिन्होंने बाहर जाके सेना कंट्रीज में क्लीन स्वीप ना करवाई हो, चाहे वो MS धोनी हो या विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, कोई भी हो। सो उन्होंने भी ये सब देखा है। आप सवाल उठाना स्टार्ट कर दोगे आप 1 2 टेस्ट मैच के बाद भी, मतलब इतना प्रेशर नजर आ रहा है कि शुभमन गिल ने पता ही नहीं क्या ही ऐसा कर दिया है। भाई आपके गेंदबाज अगर सही लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग नहीं करेंगे, तो कैप्टन को फील्ड दे सकता है, उनकी बात मान सकता है, अपना दिमाग लगा के फील्ड सेट कर सकता है, जो कि बंदे ने की भी भाई। लास्ट मैच में कितना प्रेशर था, किस रन रेट के साथ हम रन लीक कर रहे थे, उसके बावजूद उस बंदे ने कंपोजर रखा, गेम के अंदर रहने का ट्राई किया। तो वो सब बातें करेंगे जब हम ये सीरीज खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम जज करेंगे शुभमन गिल एज ए कैप्टन। बट कैप्टन का पहला काम होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो हम देखते आए थे विराट कोहली के एरा में, रोहित शर्मा के एरा में, कि भाई आप बल्लेबाजी से रन बना दो, आपका ऑरा वैसे ही बढ़ जाएगा। जो कि अभी तक सबको लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में रन आए नहीं है, ऐसे प्लेयर को आपने कैप्टन बना दिया है। तो अब आप देख लीजिए 3 पारी हुई है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने 350 रन बना दिए हैं, टू बी प्रिसाइज 269। अगर तीनों पारियों के अभी तक रन बनाए देखे जाए तो 270 रन के आसपास उन्होंने बना दिए हैं। और मुझे लग रहा है ये सीरीज बहुत खास होने वाली है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सीरीज खत्म होते होते ये 700 800 रन बना दे, जो कि यहाँ से तो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। हो सकता है आने वाले मैचेस में स्पाइसी विकेट देखने को मिल जाए हमें 1 2, बट उससे इंडिया को ही फायदा होने वाला है, इंग्लैंड को नहीं।
तो ये शानदार पारी रही। उसके साथ यशस्वी जायसवाल का एक अच्छा परफॉर्मेंस फिर से। यार बंदा जिस फ्लो में खेलता है ना, बिल्कुल ऐसा ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से वो एक ब्रिस्क पेस पे रन बनाते हुए चले जा रहे थे। और वो एक हल्का सा फेंट एज लगा, बेन स्टोक्स की बॉल पे कट मारने गए, वहाँ पे वो फंसे। करुण नायर की भी ठीक ठाक छोटी सी पारी थी, बट अच्छे दिख रहे थे। वो एक स्नॉटर ऑफ द बॉल था जो जिसपे वो आउट हुए। उसके अलावा केएल राहुल, मैं फिर से थोड़ा सा बोलूँगा, ठीक है, एक अच्छे फेज से जा रहे हैं वो, और बुरा टाइम निकाल लिया था पहले 7-8 ओवर्स का, बट जो क्रिस वॉक्स जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे उनको रिवॉर्ड मिला उस चीज़ का। बट जिस तरह से आउट हुए यार, मिडल करके स्टिकर पे बॉल लगाया और विकेट में चला गया, तो अब इसमें बंदा क्या करे। मिडल ही की थी बंदे ने तो बॉल, बट थोड़ा, हालांकि मुझे लगा पेस से बीट हुए, थोड़ा लेट आए बॉल पे, थोड़ा पहले आते तो शायद वो चीज़ नहीं होती। बट ठीक है, हर पारी में तो शायद सेंचुरी नहीं आएगी आपकी। बट इंडिया दूसरी विकेट का ठीक ठाक पार्टनरशिप, करुण नायर और यशस्वी जायसवाल जिस तरह के स्ट्रोक प्लेयर है ना, मतलब आप टेस्ट क्रिकेट में एज एन ओपनर आप आते हो, जिस तरह से कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया टूर से, उससे पहले इंग्लैंड जब इंडिया आया था वहाँ पे भी इन्होंने रन्स किए थे, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इन्होंने रन्स किए थे 2-3 पारियों में। तो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ चले हुए जा रहे हैं, और ये जो दो पिलर हैं इंडियन क्रिकेट के, आने वाले 10-12 साल ये सर्व करेंगे, चाहे वो ऊपर से शुभमन गिल हो जाए, फिर ये नंबर 4 पे ऊपर से यशस्वी जायसवाल, और नंबर 4 पे आपके पास शुभमन गिल। दो प्लेयर तो आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, आप सोचते थे कि यार अब क्या विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद, पर आप देखिए अच्छे सेफ हाथों में है हम। ऊपर से यशस्वी जायसवाल, फिर नंबर 4 पे शुभमन गिल, और उनके इर्द गिर्द टीम अच्छा करती रहेगी, ये हमें उम्मीद है इस तरह की। सो यशस्वी जायसवाल ने एक टाइम पे ऐसा आ रहा था कि ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से वो चल रहे थे। जब करुण नायर आउट हुए, शायद वहाँ पे थोड़ा सा धचका लगा हमें, शायद थोड़ी देर और वो टिकते तो, बट इन सब चीज़ों में मगर अगर में तो कुछ है नहीं, रखा नहीं है। पारी को आगे बढ़ाना था, फिर यशस्वी जायसवाल आउट हुए, फिर पंत आए, पंत के साथ गिल ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, फिर वो अपना जो शॉट्स हैं वो खेलते हुए आउट हुए पंत। थोड़ा सा मुझे लगा वहाँ पे और थोड़ी पेशेंस दिखा सकते थे। ट्रैप में आउट होना अलग बात है, बट सामने वाली टीम के ट्रैप में फंसना वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि यार ब्रेनलेस चीज़ होती है, कि आपके लिए वो जाल बिछाया हुआ उन्होंने, मिड ऑन लिया हुआ है, फिर थोड़ा सा वाइडिस लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, फिर आपको ललचाया जा रहा है, फिर आप उस ट्रैप में फंस रहे हो। तो शायद क्योंकि पैर पकड़ के ही बॉलिंग कर रहे थे शोएब बशीर कल ऋषभ पंत के अगेंस्ट, वहाँ पे शायद थोड़ा और पेशेंस दिखा के थोड़ा सा आर्क में बॉल आती, वहाँ पे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जा सकते थे, क्योंकि वो लेंथ उस टाइम पे ऐसे ही डाल रहे थे कि वहाँ पे आपको लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की तरफ ही टारगेट करना पड़ रहा था, क्योंकि पैर की तरफ पैर पकड़ के बैठे हुए थे वो शोएब बशीर ऋषभ पंत का। सो वहाँ से शायद थोड़ा दिमाग और लगाए ऋषभ पंत। तो उस तरह के प्लेयर हैं कि इनको रोकना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल होगा। पर ठीक है, ज़्यादा क्रिटिसाइज करना नहीं बनता है, इसी तरह के शॉट्स खेल के ये 80s 90s 100 बनाते हैं, और इसी तरह के शॉट्स पे आउट भी होंगे। सो मैं ज़्यादा इतना डेप्थ में नहीं जा रहा ऋषभ पंत को लेके। उसके बाद ऐसा टाइम आया मिनी कोलैप्स। मुझे पहला तो ऐसा लगा कि शायद नीतीश रेड्डी को रविंद्र जडेजा से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, बट आप फिर यहाँ पे हम सिर्फ अपनी चीज़ लेके देखते हैं, बट आप टीम मैनेजमेंट की नज़रिए से जब आप सोचोगे, कोच हो या कैप्टन हो या और भी असिस्टेंट कोच वगैरह, उनके हिसाब से आप सोचोगे एक बार, तो आपको दिखेगा कि यार वो भी कुछ रीजन वाइज वहाँ पे ये जो है डिसीजंस वो ले रहे हैं। वहाँ पे शोएब बशीर लगे हुए थे, एक लेफ्टी ऑलरेडी आउट हो चुका था, वो दूसरे लेफ्टी को एक्सपोज नहीं करना चाहते थे उसके सामने। तो वहाँ पे देखा कि ठीक है, दोनों राइटी जाएंगे और कोई इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है नहीं, और ऑलमोस्ट 80 ओवर्स के पीरियड की तरफ अप्रोच कर रहे थे हम। तो वहाँ पे उनको लगा कि शायद शोएब बशीर ही बॉलिंग करेंगे लगातार, तो उनको टैकल करने के लिए उन्होंने नीतीश रेड्डी को भेजा, और वो जज नहीं कर पाए अपना ऑफ स्टंप को, और वो गेंद भी थोड़ा सा पड़ के थोड़ा ज़्यादा अंदर आ गई। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। बाकी मुझे इतना कुछ ख़राब डिसीजन लगा नहीं, वो शायद वही चीज़ हो सकती है जो जिसको देख के, वरना तो जडेजा का ऊपर आना बनता था नीतीश रेड्डी से, पर इतना ख़राब डिसीजन नहीं था। और यही नीतीश रेड्डी अगर यहाँ पे जडेजा की जगह टिके होते तो हम इसी डिसीजन को बिल्कुल ठीक भी ठहराते। सो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट।
फिर जडेजा आए और फिर देखा भी हमने एक अंपायर्स कॉल हुआ जहाँ पे इंग्लैंड ने रिव्यू नहीं किया, शोएब बशीर की बॉल पे जो पड़ के थोड़ा सा सीधा हुई, वहाँ पे रविंद्र जडेजा फंस गए थे अर्ली ऑन हिज इनिंग्स। तो उसके बाद जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, निकल के 1-2 शॉट्स भी लगाए, शोएब बशीर को बैकफुट पंच अच्छे खेले थ्रू द कवर्स और पॉइंट रीजन में, और अच्छा साथ निभाया कैप्टन शुभमन गिल का, जिनकी आप जितनी तारीफ करो कल की पारी में उतना कम है। जिस हिसाब से उन्होंने खेला, 211 के बाद 2 लगातार 209 211 पे विकेट गिरे, वहाँ पे अगर शुभमन गिल आउट होते तो हमारी पारी 260-70 में सिमट ही जाती, ऐसा हो सकता था। बट वहाँ से मेक श्योर किया कि और ज़्यादा नुकसान ना हो यहाँ से, और उस टाइम पे इंग्लैंड आगे हो गया था उस टेस्ट मैच में। जैसे ही 5वां विकेट गिरा मुझे भी लग रहा था कि शायद 300 यहाँ से मुश्किल है, जिस तरह से क्रिस वॉक्स बॉलिंग कर रहे थे और भी नई बॉल भी आने वाली थी। फिर शोएब बशीर भी अच्छी लेंथ पकड़ के, अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ के बॉलिंग कर रहे थे। और इस विकेट में भी स्पिनर्स के लिए ठीक ठाक मदद है अगर कंपेयर किया जाए लास्ट हेडिंगली के पिच से। बट अच्छा खासा फिर वो पार्टनरशिप रहा इन दोनों के बीच में, शुभमन गिल और जडेजा के बीच में। और जडेजा ने बताया यार कि क्यों ये टीम उन पे इतना ट्रस्ट करती है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है शायद जडेजा की भी टेस्ट टीम से छुट्टी कर दी जाए, टीम मैनेजमेंट वेट कर रहा है उनकी 2-4 इनिंग्स को की फेलियर्स को लेके, बट ऐसा नहीं है, उन पे पूरा ट्रस्ट दिखाया जा रहा है। वो बॉलिंग कुछ खास नहीं कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टूर से भी, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी ज़्यादा कुछ उन्होंने बॉलिंग अच्छी की नहीं, बट फिर भी वो ट्रस्ट है एक टीम के अंदर कि यार इस बंदे को हम एज ए प्रॉपर बैटर भी खिलाएंगे ना तो भी हमें ये बाकी मेन हमारे जो स्पिन बल्लेबाज है ना उनसे ज़्यादा ही अच्छी बल्लेबाजी करके देगा। और इस बंदे ने ये टाइम एंड टाइम प्रूव भी किया है पिछले 4-5 सालों से। अगर हम बात करें इनकी एवरेज देख लीजिए आप, चाहे वो सेना कंट्रीज़ में हो या इंडिया में हो, सो इस बल्लेबाज ने कभी निराश नहीं किया है। और एक कमी जरूर है जडेजा की कि वो टेल के साथ ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है टेल के साथ बल्लेबाजी करने के लिए। पर जब भी ये अच्छे बल्लेबाजों के साथ, ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैटर्स के साथ, मिडल ऑर्डर के बैटर के साथ खेलते हैं रविंद्र जडेजा, आप देखोगे हर पारी या हर दूसरी तीसरी पारी में एक बड़ी पार्टनरशिप आती है, 100, 150, 200 रन की पार्टनरशिप ये करते हैं हमेशा। और यार ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा आपको, मैं तो बोलता हूँ जितना ज़्यादा लंबा ये खेलें, फिट भी हैं, एक फॉर्मेट ऑलरेडी इन्होंने छोड़ दिया है। T20 ज़्यादा होते हैं आजकल, तो अच्छा खासा रेस्ट भी मिलेगा इन बिटवीन। और ये प्लेयर मैं तो चाहता हूँ, ये 4था-5वां प्लेयर है टीम इंडिया की इस टीम में जिसका जब प्लेइंग 11 आप बना रहे हो ना, 4थे 5वें 6ठे नंबर पे इसका नाम लिखा जाता है, इस तरह का ये प्लेयर है। एक और बेहतरीन पारी तो शुभमन गिल हो गए, जिस तरह से उन्होंने खेला। पहली जो टेस्ट मैच था वहाँ पे शायद उनको कंडीशन इजी मिल गई थी थोड़ा सा, और ऊपर से स्टार्ट भी बहुत अच्छा मिल गया था, मोर और लेस सेम ही था, 90 रन 2 विकेट यहाँ पे भी वहाँ पे भी। बट वहाँ पे थोड़ा सा इससे बेटर पेस पे बॉल आ रहा था, बाउंस जो था वो ट्रस्ट कर सकते थे उसको आप। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, रुक के बॉल आ रहा है, ऑन द अप आप नहीं मार सकते हो इस विकेट पे, रुक के बॉल आ रहा है, थोड़ा स्लो साइड है। और क्रिस वॉक्स ने लास्ट मैच में गेंदबाजी की और इस मैच में गेंदबाजी की, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक मुसीबत बने हुए थे पूरे दिन के अंदर टीम इंडिया की, तो उनको बहुत अच्छे से संभाला, टैकल किया, आगे आके 2-3 मीटर आगे आके उनको खेल रहे थे, फिर और डिफेंस कर रहे थे। ये नहीं कि आगे आके चढ़ के बल्ला चला रहे हैं, अच्छे से डिफेंस कर रहे थे, बॉडी के पास खेल रहे थे। ये जो एक अच्छा चीज़ सुधार किया है वो देखने में मिल रहा है हमें, कि जो फ्रंट लेग है वो क्रॉस नहीं जा रहा है उनका, वो बॉल को आने दे रहे हैं, अपनी आंखों के नीचे खेल रहे हैं, ज़्यादा दूर की बॉलों को चेज नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस बिल्कुल ही ड्राइविंग लेंथ है, ओवर पिच लेंथ है, वहाँ पे तो जाना बनता ही है, वरना फिर स्कोरिंग आपकी कम हो जाती है। और टांग पे अच्छा खेल रहे थे, फ्लिक अच्छा खेल रहे थे, 1-2 बॉलें मिस भी हुई, बट वो लेट खेलने के कारण उन पे वो इनसाइड एज लग गए। जबकि ये होता क्या है, हम देखते हैं जब भी अंदर आने वाली बॉल है वो या तो बैट पैड का गैप क्रिएट हो जाता है या फिर प्लम इन फ्रंट पाए जाते हैं, वो LBW के शिकार बन जाते हैं। तो वो ये जो 2-3 जो इन्होंने सुधार किए अपनी बैटिंग में, टेक्निक्स में, वो अभी इनको रन्स भी दे रहे हैं। बट एक चीज़ उन्होंने बोली लास्ट मैच में, जब फर्स्ट इनिंग्स में 147 बना के आउट हुए, कि शायद अगर मैं और थोड़ा लंबा खेल जाता, वहाँ पे 20-30-40 रन और करता मैं, वो ख़राब शॉट नहीं खेलता, तो वो मेरी टीम जो है कोलैप्स नहीं करती 471 में, वो हम फिर 525 या 550 बना सकते थे।
उसके बाद जो हार का जो था ना, वो तो एक एलिमेंट बाहर हो जाता उस मैच से। बट ठीक है, आप ऐसे ही सीखते हो एज ए प्लेयर, जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो, अभी ये सारी चीज़ें सीखते जाते हो। यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं और लंबा अपनी पारी को बनाना चाहता था, टीम को अच्छी सिचुएशन में लेके जाना चाहता हूँ। आगे से अगर ऐसी ही सिचुएशन आती है तो फिर से एक बार वैसी सिचुएशन आ गई है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम हैं 310 पे 5, शायद एक विकेट ज़्यादा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब पंत और गिल खेल रहे थे कि 300 सवा 300 का स्कोर हम बनाएंगे आज के दिन में और शायद 4 विकेट हमारे हों, तो इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज होता। बट दूसरी तरफ से ये भी सोच सकते हैं हम 211 पे 5 होने के बाद हो सकता है इंडिया का ऑल आउट ही हो जाता, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा होता अभी तक, या हम 7-8 विकेट को गंवा देते, तो वहाँ पे तो कम्प्लीटली एडवांटेज इंग्लैंड को मिल जाता। अभी ये मैच परफेक्टली बैलेंस में है, खड़ा है, ना इंग्लैंड को एडवांटेज है अभी तक ना इंडिया को। आज का पहला सेशन डिसाइड करेगा कि पहला जो एडवांटेज है वो किसको मिल रहा है, इंडिया को या इंग्लैंड को। पहले सेशन का पहला घंटा या पूरा पहला सेशन वो डिसाइड करेगा। अब इंग्लैंड की तरफ से तो सीधी सी चीज़ है, आते ही ये इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना है उनको। अभी भी नई बॉल है, 20-25 ओवर मिलेंगे, 5 ही ओवर हुए इस नई बॉल से, तो 25-30 ओवर तक तो ये बॉल अच्छी खासी हेल्प करेगी सीमर्स को। तो इतने ओवर्स तो काफ़ी होते हैं। अगर एक बार ये पार्टनरशिप आपने ब्रेक कर दी, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के रूप में इंडिया ने एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन का चुनाव सेलेक्ट किया है। उनको एक बैटर की तरफ से ही देखता हूँ मैं तो। स्पिन मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा कुछ दे पाएंगे, इंडियन कंडीशन में एक अलग चीज़ है। बट आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, पहली बात तो इतने ओवर्स ही डालने को उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने एक फोर्थ सीमर के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिला दिया। मुझे लगता है वहाँ पे भी शायद, चलो आते हैं टीम सिलेक्शन पे, पहले बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए तो सीधा इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना है और इंडिया को 360-70 के नीचे नीचे इंग्लैंड को रोकने, इंग्लैंड का टारगेट होगा रोकने का 360-370। क्योंकि मुझे लगता है ये विकेट, ये जो पिच है ना, वो हेडिंगली की पिच से थोड़ा सा शायद इंग्लैंड बैटर्स को रास ना आए, क्योंकि पिछले वाली में बॉल पे बैट अच्छे से आ रहा था, बैट पे बॉल अच्छे से आ रहा था, बाउंस को आप अच्छे से बाउंस मिल रहा था, तो रनिंग और जो आउटफील्ड था वो भी अच्छा था, रन थे वहाँ पे बैटर्स के लिए। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें और बॉडी से दूर अगर आप खेल रहे हो, स्पेशली ऑन द, तो आप यहाँ पे पकड़े जा सकते हो। तो थोड़ा सा पिच डिफिकल्ट है यहाँ पे, 450 550 इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। सो इंडिया के लिए बेस्ट चीज़ तो ये है, पहला आधा पौना घंटा ये दोनों निकालें, इस नई बॉल को और थोड़ा पुराना करें। अगर 15-16 ओवर एक बार निकाल दिया आपने, 5 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, 10-12 ओवर और निकालने इस बॉल के साथ आपने, उसके बाद फिर से आके आपको सेट होना पड़ेगा। और होने को हम 350-360 पे भी ऑल आउट हो सकते हैं। बट एक बार ये पार्टनरशिप थोड़ी चली, इसके बाद एक और बैटर है, मैं एक अच्छा बैटर मानता हूँ वॉशिंगटन सुंदर को, किसी भी कंडीशन में किसी भी सिचुएशन में। तो वहाँ से शायद इंडिया 425, मैं चाहूँगा, ज़्यादा लालची नहीं हो रहे हम, 400 अगर इंडिया क्रॉस करता है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया एक अच्छे टोटल पे पहुंच जाएगा जैसे ही हम 400 क्रॉस करते हैं। उसके बाद जितने भी रन्स होंगे वो हम अपनी बॉलिंग टीम को बॉलिंग यूनिट को एज ए बोनस प्रोवाइड करा सकते हैं। उससे हम अच्छी फील्ड प्लेसमेंट लगा सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक कैचिंग फील्डर्स रख सकते हैं अपने बॉलर्स के लिए। सो 400 मेरे लिए मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर जितना उसके पास पहुंचते हैं वो अच्छा होगा, और क्रॉस करते हैं 400 तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा हमारी टीम के लिए। उसके बाद आ जाते हैं एक बार टीम सिलेक्शन पे। आकाशदीप आए हैं जसप्रीत बुमराह की जगह, जो कि मेरे, अगर बात की जाए पिछले कुछ मैचेस की, जसप्रीत बुमराह के बाद में सेकंड बेस्ट हमारे सीमर रहे हैं, स्पेशली रेड बॉल के साथ। आकाशदीप जिस तरह की वो लाइन और लेंथ हिट करते हैं, कंसिस्टेंटली अंदर बाहर बॉल कराने का वो पोटेंशियल है उनके अंदर, तो एक अच्छा इंक्लूजन है। मैं देख रहा था एक शायद सिराज और कृष्णा में से बाहर करके आप अर्शदीप को भी ले आते, बट ठीक है, उनको एक और चांस देना बनता है। और सिराज के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी इतनी आवाज़ें नहीं उठ रही हैं उनके ऊपर, बट मेरे को लग रहा है कि सिराज को इस मैच में परफॉर्म करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट मैच में बुमराह आएंगे तो वो कृष्णा और सिराज के दोनों में से किसी के को ही रिप्लेस करेंगे वो। अब आ जाती है जी बात बुमराह की। बुमराह को नहीं खिलाया, अगर वो फुली फिट थे, अवेलेबल थे, तो क्या इस मैच में हम जा सकते थे? 1-0 डाउन है हम, इस सीरीज बुमराह खेलते, हम अपने आप को बेटर चांस देते 20 विकेट लेने का, 1 ऑल करके आप लॉर्ड्स में बुमराह को रेस्ट दे सकते थे।
चलो ठीक है, 1-1 करके अगर लॉर्ड्स पे आप चले जाओगे, ये बेस्ट पॉसिबल सिनारियो तो यही था कि यहाँ पे बुमराह को आप लेके आते और आकाशदीप को दोनों में से किसी के साथ, या फिर आप इन तीनों सेम पेसर्स के साथ जाके ये टेस्ट मैच खेलते, और प्लस कुलदीप यादव को, क्योंकि आप ये देखोगे इस पिच में स्पिनर्स के लिए तो है कुछ ना कुछ, आप देखोगे परचेज है स्पिनर्स के लिए। दूसरे दिन नहीं तो जब इंग्लैंड चौथी पारी खेल रहा होगा, क्योंकि इंग्लैंड इस मैच में इतना आगे तो नहीं भाग सकता, वो 300 200 250 रन की तो लीड ले नहीं पाएगा। मैक्स टू मैक्स इंग्लैंड कैन डू 50-100 रन की वो बढ़त हासिल कर सकता है, तो फिर भी उनको चौथी पारी में 250-200 रन तो बनाने पड़ेंगे। और वहाँ पे आप ये मान के चलिए इस पिच में बहुत असिस्टेंस होने वाला है चौथे और पांचवें दिन स्पिनर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद कुलदीप यादव एक अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकता था इवन इन दिस इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग। वहाँ पे भी कुलदीप यादव को मुझे लग रहा है कि हम शायद मिस कर सकते हैं। पहले मैच की जो पांचवा दिन था वहाँ पे किया हमने एक स्पिनर को मिस, बट वहाँ पे भी फिर एक ही चीज़ होगी ना, या तो आप 4 पेसर्स के साथ जा सकते हो या फिर आप 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हो। बट यहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट के बारे में सोचना होगा, जिस तरह के प्रेशर से वो चल रहे हैं। गौतम गंभीर को पे भी रेड बॉल को लेके, उनकी कोचिंग को लेके बहुत सारे सवाल हैं, तो वो भी थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नजर वही अगर सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने, शार्दुल ठाकुर ने पिछले मैच में लास्ट 4 विकेट के लिए 80-90 रन जोड़े होते एक भी पारी में दोनों में से, तो शायद उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता और वो फिर यहाँ पे शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव के पास जाते, क्योंकि रन्स तो ठीक है 350 भी बना लोगे, अगर आपके पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होगा तो आप अपने आप को बेटर चांस देते हो 20 विकेट्स लेने का, तो वो चीज़ है। बट आप यहाँ पे ये देखिए कि वो रन्स हमारी टेल से नहीं आए, तो आप अपने आप को यार एक चीज़ में तो ये है कि थोड़ा कोलैप्स आए, नीचे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बैटर हो। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ नहीं किया यार, 4 बॉलें लगती है एक बैटर को आउट होने में, हो सकता है, बट बॉलर को स्पेल आफ्टर स्पेल अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है, वो कहीं ना कहीं कर सकता है अच्छा। बट टीम मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ देखें तो इतना भी मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, एक बार मेरा भी दिमाग सटका जिस तरह से मैंने प्लेइंग 11 देखी, कि एक तो सिराज कृष्णा दोनों को आपने खिला लिया लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बावजूद, उसके बाद फिर कुलदीप यादव को आप नहीं लेके आए। बड़ा इन हिंडसाइट आप सोचोगे थोड़ा उनके जगह पे अपने आप को रख के, तो ये भी देखोगे यार उनका भी रीजन गलत नहीं होगा। ठीक है, हमने सेम मिस्टेक्स जो विजिटी में की वही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, बट इस मैच के लिए शायद से सेफ जाना बनता था इंडिया का लास्ट मैच में हारने के बाद। अगर यहाँ से क्या पता आकाशदीप की एक अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, विकेट इतना वेयर एंड टेयर हो जाए कि राइट हैंडर्स के लिए वॉशिंगटन सुंदर, वो भी आप चीज़ देख के चल सकते हैं ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बॉलिंग में भी अच्छा कर ही रहे होंगे वॉशिंगटन सुंदर नेट्स में, प्रैक्टिस में, कि उनको उनका इंक्लूजन हुआ है इस प्लेइंग 11 में। अदरवाइज तो ऐसा कुछ है नहीं ना कि हमें तो देखने को नहीं मिला कि वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल ही बैटिंग के दम पे खिला दिया, फिर तो वो ध्रुव जुरैल या फिर साई सुदर्शन के साथ भी जा सकते थे। तो कुछ ना कुछ तो रीजन हुआ है और कुछ ना कुछ सोच रही है कि ठीक है रफ में या नॉर्मल विकेट पे कुलदीप यादव आपके ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, बट वॉशिंगटन सुंदर भी एक बार अगर टर्निंग थोड़ा सा भी ट्रैक उनको मिल जाए, थोड़ी सी भी सिचुएशन ऐसी मिल जाए तो तेज़ डालते हैं थोड़ा, और पिक करना आसान नहीं होगा उनको भी, स्पेशली इन 4th इनिंग्स। वो शायद इंडिया सोच के चला है और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सिलेक्शन हमारा रहा है वो सक्सेसफुल साबित हो। बट उसके लिए सबसे पहले चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे हमें एक अच्छा टोटल करना है अराउंड 400। उसके बाद आप इंग्लैंड को फर्स्ट इनिंग में जो करना है करके आप रोक ही सकते हो, और फिर जो 4th इनिंग्स होगी इंग्लैंड को वहाँ पे आप प्रेशर में डाल सकते हो 2 स्पिनर्स के साथ। लेफ्टी के लिए आपके पास रविंद्र जडेजा है, फिर वॉशिंगटन सुंदर है। और एक और चीज़, अगर आपको रन्स कंटेन करने पड़ेंगे कभी भी किसी भी टाइम पे, तो 2 ऐसे स्पिनर्स हैं जिनके पास T20I का बेहतरीन एक्सपीरियंस है, वो रन्स कंटेन करना जानते हैं, तो दोनों छोर से भी लगा के एक बार आप पूरा गेम का जो पेस है वो कंट्रोल कर सकते हो। वो भी एक लिबर्टी रहेगी कैप्टन शुभमन गिल के पास। और जसप्रीत बुमराह का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2nd और 3rd टेस्ट मैच में से वो वैसे भी एक ही टेस्ट मैच खेलने वाले थे। 4th और 5th में भी गैप कम है, या तो 4th खेलेगा बंदा या 5th खेलेगा, तो वो चीज़ देखते हुए ये मान सकते हो आप कि शायद से इतना कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये जो डिसीजन लिया है वो ठीक है, उन्होंने उनका मानना है कि यार इस विकेट में तो कुछ है नहीं, और जो देख के लग भी रहा था स्लोअर साइड पे है,
तो वो जो पेस ऑप्शन है आपका वो शायद इतना इम्पैक्ट ना डाल पाए। लेकिन हाँ, सीम मूवमेंट अगर आप देखो, जिस तरह से मैं क्रिस वोक्स को आप देख रहा था कल, शायद थोड़ा सा ज़्यादा परचेज है हेडिंगली की विकेट के मुकाबले। तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा बुमराह। हाँ, यहाँ पे वो फिर बहुत ही तगड़ी चीज़ हो जाएगी, इंडिया इस मैच में कुछ ना कुछ कर जाए, रिजल्ट अपने हक में ले जाए और फिर थर्ड टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में बुमराह आ जाए। फिर थर्ड खेलें, हो सकता है फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों ही खेल जाए, क्योंकि थर्ड से फोर्थ के बीच में रेस्ट है। तो थर्ड और फोर्थ और एक टेस्ट मैच तो बंदा यार लगातार 2 टेस्ट मैच तो खेल ही सकता है, इतना भी क्या आपको वर्कलोड करना। और अभी उसमें बहुत लंबा टाइम, अभी तो सेकंड टेस्ट मैच का दूसरा दिन ही आया है, तो अभी बहुत लंबा टाइम है, उसमें सोच सकते हैं। तो अभी तक का इतना ही है, और बात करेंगे आज के दिन का खेल खत्म हो जाएगा उसके बारे में फिर कल क्या रहता है। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से अभी मैच बैलेंस में खड़ा है ना, इंग्लैंड के फेवर में ना जाए ज़्यादा, उम्मीद यही है। क्योंकि आप मैच में दूर नहीं जाओगे ना, तो आप कभी भी, टेस्ट क्रिकेट आपको मौका देता है, 5 दिन की क्रिकेट आपको रेड बॉल आपको चांस देती है फिर से कम बैक करने का। शर्त यही होनी चाहिए कि मैच में आप ज़्यादा दूर ना जाओ ओपोनेंट से। तो यही ट्राई करना है, जिस तरह से कल का मैच हमने जद्दोजहद करके बैलेंस में रखने का ट्राई किया, आज का दिन भी वैसा ही हो। बेस्ट तो यही है कि इंडिया आगे निकल जाए, एडवांटेज हो जब भी कल हम वीडियो बना रहे हो इस मैच पे। बट वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो में अगर मैं मान के चलूँ तो इंडिया को ज़्यादा दूर इस मैच में नहीं जाना है। आज के दिन का खेल भी ऐसे ही खेलना है कि मैच एटलीस्ट बैलेंस में रहे, इफ़ नॉट इन आर फेवर। चलो अभी के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय, सी यू।